आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कांग्रेस ने जारी किया है। आज जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के दफ्तर में अपने 54वें जन्मदिन के मौके पर केक काटा तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, तमाम कार्यकर्ता उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बताते हुए नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी अब भारत के जननायक बन गए हैं। राहुल जी हैप्पी बर्थडे। जिंदाबाद। देश का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी जैसा हो। संविधान का रक्षक कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके एक तरफ खड़े हुए हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दूसरी तरफ हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। केक काटा जा रहा है और कांग्रेस अब उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। नारे लग रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इसी प्रकार से उन्हें संविधान का रक्षक भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान का रक्षक कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता और नेता राहुल गांधी की ब्रांडिंग किस तरीके से करना चाहते हैं। वो उन्हें भारत का जननायक बनाना चाहते हैं, वो उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उनकी छवि ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो संविधान के रक्षक के रूप में देश के लोगों के सामने आए। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि वो इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए चले गए थे, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी 2014 में बुरी तरीके से हारी थी और उनकी पार्टी के हाथ से देश की सत्ता निकल गई थी। फिर भी नतीजे आने के बाद वो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और उन्होंने अपना जन्मदिन भी विदेश में ही मनाया था। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को राहुल गांधी की अपनी अध्यक्षता में सिर्फ 52 सीटें मिली थी, बहुत बड़ी विफलता मिली थी, तब भी राहुल गांधी लोकसभा के चुनावों के नतीजों के बाद छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए थे और अपने जन्मदिन के दिन विदेश से वापस भारत लौटे थे। असल में उनका जन्मदिन ऐसे समय पर आता है, हमारे देश में जब नतीजे आते हैं चुनाव के वो ज्यादातर मई या जून के महीने में आते हैं। इस बार 4 जून को आए। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, 2 चुनाव 2014 और 19 के, उनके नतीजे मई के महीने में आते हैं और राहुल गांधी का जो जन्मदिन है वो जून के महीने में आता है। तो हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि मई के महीने में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे। पिछले 2 चुनावों में 14 में भी कांग्रेस हारी, 19 में भी कांग्रेस हारी और इसके बाद राहुल गांधी विदेश चले जाया करते थे। और इस बार बड़ा बदलाव यह है कि राहुल गांधी इस बार विदेश नहीं गए और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। संकेत इस बात का कि वो अब अपनी राजनीति को लेकर बड़े गंभीर हैं। इस बार राहुल गांधी लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ना तो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए और ना ही उन्होंने अपना जन्मदिन भारत के बाहर मनाया और यह पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के अंदर आया सबसे बड़ा बदलाव है। आप इसे स्थायित्व कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं, परिपक्वता कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अब जाकर राहुल गांधी का मन भारत की राजनीति में लग गया है। अब पॉलिटिक्स में उनका मन लगने लगा है। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी उन्हें देश का युवा नेता ही बताती है और उनकी ब्रांडिंग जो की गई है वो युवा नेता के तौर पर ही की गई है, हालांकि उनकी उम्र 54 वर्ष है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 2 साल बड़े हैं।
या उल्टा करके देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव से 4 साल बड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल 55 वर्ष के होते हुए भी अपने आप को युवा नेता नहीं कहते और राहुल गांधी 54 वर्ष के होते हुए भी देश के सबसे युवा नेता कई बार उन्हें कहा जाता है। और आपको एक बात और भी बताते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। आज जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। यानी यहां 54 वर्ष के राहुल गांधी और 50 वर्ष के अखिलेश यादव यूपी के 2 लड़के हैं। यह वैसे ही है जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में 50 वर्ष और 55 वर्ष के जो हीरो होते हैं वो भी कॉलेज के लड़कों की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्र को लेकर एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी की थी, दिलचस्प भाषण दिया था और यह भाषण जो था ये आज उसका एक अंश आपको हम सुना रहे हैं। मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। के बीच राहुल गांधी ने आज एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के घटक दलों के साथ जो गठबंधन सरकार बनाई है उसमें असंतोष बहुत ज्यादा है और जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मोदी की सरकार को गिरा देंगे या ये सरकार गिर जाएगी। और मोदी सरकार के कई लोग, एनडीए के कई लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिलाकर कुल 20 राजनीतिक दल हैं, जिनमें कुल सबके पास मिलाकर 234 सीटें हैं, 234। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए अभी 38 सीटें और चाहिए। अगर विपक्षी दलों को 16 सीटों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और 12 सीटों वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन मिल भी जाए तो भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी उसके पास 262 सीटें ही होंगी, जो बहुमत के 272 से पूरी 10 सीटें कम हैं। जबकि मोदी सरकार में अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जो पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा है। इंडिया गठबंधन में 20 पार्टियों के पास 234 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास अकेले 240 है और पूरे एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जो बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं। और अगर नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ भी दें या चंद्रबाबू नायडू एनडीए को छोड़ भी दें, तब भी मोदी सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। और इसीलिए राहुल गांधी का दावा अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल गांधी एक साइकोलॉजिकल गेम जरूर खेल रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक मानसिक दबाव लगातार बनाए रखो। तो उन्हें बात समझ में आ गई है कि गठबंधन की सरकार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश इस बात की हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के अंदर आंतरिक मतभेद पैदा हो जाएं या फिर एनडीए के अंदर आंतरिक मतभेद पैदा हो जाएं और राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी के अन्य नेताओं को मानसिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक दिन भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे, मैं लगातार आपको अस्थिर करता रहूंगा, आपकी कुर्सी को हिलाता रहूंगा। यह अलग बात है कि कुर्सी ना हिल रही है ना हिल सकती है, लेकिन वो एक आभास देना चाहते हैं कि कुर्सी हिल रही है और कुर्सी खतरे में है। इसीलिए इस तरह के सारे बयान अभी आ रहे हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कांग्रेस के नेता और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे थे कि चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से दो बहुत बड़ी बातें अगर आप देखें, अचानक से इन चुनावों के बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं, उनकी सहानुभूति योगी आदित्यनाथ के साथ आ गई है।
जबकि पहले वो पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ को कोसते थे। दूसरा, अब नई स्थिति में विपक्ष के कई नेता आरएसएस की भी तारीफ करने लगे हैं, आरएसएस के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं, जबकि पहले उनके हर भाषण में वो आरएसएस की, संघ की आलोचना किया करते थे। और वो सब इसलिए ताकि इन दोनों की तारीफ करके वो मोदी सरकार को कमजोर कर सके। अब हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आज क्यों कहा जा रहा है। लगभग 1600 वर्ष पुराने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, उस नालंदा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लाकर, हेडलाइंस में लाकर उसकी प्रसिद्धि को फिर से जीवित कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक हैं, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। और यह कोई सामान्य उद्घाटन नहीं है। इस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत और प्रतिनिधि और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नालंदा विश्वविद्यालय में आज उपस्थित थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का महत्व न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा है। आज से 900 वर्ष पहले तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने के लिए उसमें आग लगवा दी थी। और बाद में कई सदियों तक इस विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष खंडर जैसी स्थिति में रहे थे। ये जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसके पीछे आप नालंदा के खंडर देख रहे हैं। वर्ष 2010 में आए एक अधिनियम के तहत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के सहयोग से इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ और जिस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया था, आज उसी के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। और यह बदलाव कितना बड़ा है उसे आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिनमें एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडित अवशेष हैं और दूसरी तरफ अब इस विश्वविद्यालय का बिल्कुल नया चमचमाता हुआ परिसर है। और आज इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नालंदा को जलाया जा सकता है लेकिन उसके ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के बारे में बताएंगे। और ये एक ऐसी खबर है जिससे पता चलता है कि पश्चिमी देशों ने आतंकवादियों के मामले में भी एक टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई का फ्रेज लिखा हुआ है और उनकी ये कंडीशन ये है कि पश्चिमी देश दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को आतंकवादी मानते ही नहीं है। यानी उनके देश में जो आतंकवाद फैलाए वो तो आतंकवादी है, लेकिन दूसरे देशों में जो खून खराबा करे, दूसरे देशों को जो तोड़े, दूसरे देशों को जहां वो आतंकवाद फैलाए, उन्हें वो आतंकवादी मानते ही नहीं, उन्हें वो क्रांतिकारी मानते हैं। यानी हमारा आतंकवादी तो क्रांतिकारी है और उनका आतंकवादी वाकई में खतरनाक आतंकवादी है। 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को 1 साल पूरा होने पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स, या ये समझ लीजिए वहां के संसद में 1 मिनट का मौन रखकर निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। और इस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा की संसद में शोक संदेश पढ़ा गया, जबकि यह वही खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था, भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा था और जिसे भारत सरकार ने अपने वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल करते हुए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन कनाडा की संसद में एक ऐसे आतंकवादी को न सिर्फ श्रद्धांजलि दी गई बल्कि उसके लिए एक शोक संदेश भी पढ़ा गया, जो शायद दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है? जिस आतंकवादी को भारत ने प्रतिबंधित किया हुआ है, जिस आतंकवादी को लेकर इंटरपोल ने भी जिसे अपनी लिस्ट में डालकर रखा था, जिसे भारत की सरकार ढूंढ रही है, उस आतंकवादी की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद कनाडा जैसा देश अपनी संसद में बाकायदा उसके लिए शोक मनाता है और उसे याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखता है। ये दुनिया में एक नई तरह की शुरुआत है और ये बहुत खराब शुरुआत है।
और इससे यह पता चलता है कि कनाडा जैसे जो देश हैं ये असल में आतंकवाद की परिभाषा पर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें समझ ही नहीं है कि असली आतंकवाद क्या होता है। इन्हें लगता है कि जो इनके देश में आतंकवाद फैला रहा है वही आतंकवादी है, और जो भारत जैसे देशों में आतंकवादी हैं वो इन्हें लगता है कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि वो क्रांतिकारी है। सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण इन देशों का यह है कि ये देश आतंकवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देख लेते हैं, कट्टरवाद को फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़कर देखते हैं, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के साथ जोड़कर देखते हैं, और मानव अधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ये इतने ज्यादा इन्होंने अपने समाज को खोल दिया है, अपनी सरकारों को खोल दिया है कि अब वहां आतंकवाद को डिफाइन करना, परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 5 वर्षों में कनाडा में 80 से ज्यादा भारतीयों की हत्या हुई है। इसको ध्यान से सुनिएगा। 5 वर्षों में 80 से ज्यादा भारतीय कनाडा में मारे गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। लेकिन कनाडा की संसद में कभी भी इन भारतीयों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, इनके लिए कभी मौन नहीं रखा गया। लेकिन जिस खालिस्तानी आतंकवादी के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि वो एक प्लम्बर था और भारत से आया कनाडा का एक नागरिक था, उसकी मौत पर कनाडा की पूरी संसद आज इतना दुख जताती है और उसके लिए शोक संदेश पढ़ा जाता है, उसके लिए मौन रखा जाता है। अगर ये कनाडा का एक नागरिक था जो भारत से आया था और वहां काम करने के लिए आया था, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, कनाडा की सेवा कर रहा था, तो जो बाकी 80 भारतीय मारे गए वहां पर अलग अलग हमलों में, किसी को चोरी के मामले में, किसी को डकैतों में, किसी को और किसी मामले में हत्या हुई, उनके लिए भी तो इस संसद में शोक सभा होनी चाहिए थी। और यह इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। इंटरपोल ने भी वर्ष 2014 और 16 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल 18 जून को ही हुई थी, जब एक गुरुद्वारे के बाहर कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी थी। और इसके बाद कनाडा की सरकार ने इस हत्या का आरोप भी भारत पर लगाया था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे मरवा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि 1 साल के बाद भी कनाडा के पास इस मामले में भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार सिर्फ इसलिए निज्जर के लिए आंसू बहा रही है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार में बने रहने के लिए ट्रूडो की पार्टी को 170 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि उनके पास 158 सांसद हैं। जिस दूसरी पार्टी के सहयोग से ट्रूडो की सरकार सत्ता में बनी हुई है, उस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा में खुलकर भारत के पंजाब राज्य को खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करते हैं। और जगमीत सिंह की पार्टी के पास 24 सांसद हैं, और इसी पार्टी के सहयोग से अभी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और उन्हें अच्छी तरह से बात पता है, अगर उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए आंसू नहीं बहाए तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन बात सिर्फ कनाडा की नहीं है, बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका भी खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। यानी अमेरिका भी पन्नू को बचाने में लगा है। और हाल ही में अमेरिका के आग्रह पर चेक रिपब्लिक ने इस मामले के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया है। लेकिन सोचिए, जब भारत ने 26/11 हमले के आतंकवादी डेविड हेडली के प्रत्यर्पण की मांग की थी और कहा था कि उसे भारत भेजिए, हमारी एजेंसियां उसके साथ पूछताछ करना चाहती हैं, और अमेरिका को सबूत देकर जब हमने ये बताया कि डेविड हेडली मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था और अमेरिका को उसे भारत को सौंप देना चाहिए, तब भी आज 16 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अब तक भारत के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया है और डेविड हेडली को अभी तक उन्होंने हमें नहीं सौंपा। यानी जब उनका आदमी यहां पकड़ा जाता है और हम उसे कहते हैं कि हमें सौंप दीजिए, तब वो अपने आदमी का बचाव भी करते हैं और उसे यहां भी नहीं भेजते। लेकिन जब वहां कुछ ऐसा होता है तो वो हमारे हर गुनाहगार को, हमारे हर आतंकवादी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अमेरिका पन्नू को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है और यही हाल कनाडा में है। अब याद कीजिए, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी कांड में अमेरिका के नागरिक वॉरेन एंडरसन भारत से फरार हो गया था, जो यूनियन कार्बाइड का प्रमुख था उस समय, और भारत ने उसे अमेरिका से यहां लाने की बड़ी कोशिशें की। लेकिन अमेरिका ने वॉरेन एंडरसन को भी भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था और अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन
जब तक वो जिंदा था भारत कोशिश करता रहा, लेकिन अमेरिका ने यूनियन कार्बाइड के इस मामले में यूनियन कार्बाइड के इस चीफ को भारत को नहीं सौंपा और इसने हमारे देश के इतने सारे लोगों की जान ले ली भोपाल गैस त्रासदी में। लेकिन आज खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका दूसरे देशों में मौजूद आरोपियों को भी अपने देश में ला रहा है और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उसने भारत भेजा है। और वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, इसमें ट्रायल तो करना ही पड़ेगा और जो भी आरोपी हैं उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा।